हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट सिविक्स पावर शेयरिंग। एंड इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। We have already discussed about the two examples of power sharing, श्रीलंका एंड बेल्जियम, जिसमें हम लोगों ने ये अच्छे से देखा कि बेल्जियम का मॉडल जो है वो बेस्ट मॉडल था पावर शेयरिंग का, बट जो श्रीलंका का मॉडल था वो बेस्ट मॉडल नहीं था। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन कौन से हैं, पावर शेयरिंग के कौन कौन से तरीके हैं, जिस तरीके से पावर को डिवाइड किया जा सकता है या किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम की डेमोक्रेसीज में। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नेशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो कैसे आया? राष्ट्रों के विरोध से, अपोजिशन टू द नेशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जो पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड नहीं थी, पहले क्या था कि जो पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, और जिसकी वजह से आपने देखा हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हुई इसकी वजह से कि एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो मतलब एक व्यक्ति के हाथ में पावर होने की वजह से वो उसका मिसयूज़ करता है। तो जिसकी वजह से डिमांड स्टार्ट हो गई पावर शेयरिंग की। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place। और बहुत लंबे समय से ऐसा माना जाता था कि जो पावर है, जो गवर्नमेंट की पावर है, वो एक व्यक्ति या एक समूह के पास में, व्यक्तियों के समूह या किसी एक व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। फिर इट वॉज फेल्ड दैट द पावर टू डिसाइड इट डिस्पर्स्ड, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। और ऐसा महसूस किया जाता था कि अगर पावर अलग अलग लोगों पे हो जाएगी तो जो डिसीजन है वो जल्दी नहीं लिए जा पाएंगे। बट दीज नेशंस हैव चेंज विद द इमर्ज ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इन राष्ट्रों में परिवर्तन आया डेमोक्रेसी के आने की वजह से, डेमोक्रेसी के इमरजेंस की वजह से इसमें बदलाव आया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी का एक जो सबसे मेन प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि जो लोग हैं वो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का। मतलब लोग जो हैं वही सोर्स हैं किसका? पॉलिटिकल पावर्स का। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग खुद शासन करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। विभिन्न इंस्टीट्यूशन के द्वारा और सेल्फ गवर्नमेंट, वो लोग अपनी सरकार खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं। तो इन अ गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप। और अगर एक अच्छी प्रजातांत्रिक, एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें जो पावर है वो डाइवर्स ग्रुप्स को मिलती है एंड विव्स that exist in a society। तो everyone has a voice in the shaping of public policies। और जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसमें हर एक व्यक्ति की आवाज़ जो है उसका योगदान होता है। therefore it follows that in a democracy political पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन। और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो ज़रूर विभिन्न लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में जितना ज़्यादा हो पाए, पॉसिबल हो, उतना उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और अगर हम लोग मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की बात करें तो पावर शेयरिंग के जो अरेंजमेंट्स हैं उसको कई फॉर्म्स हैं। मतलब पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट कई तरीके से किए जा सकते हैं और उन्हीं कई तरीक़ों को हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के रूप में देखेंगे। जो फर्स्ट हमारा वे है वो क्या है कि पावर को शेयर किया जा सकता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज आउट होता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटर, जुडिशरी, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव, ये जो हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, पूरी गवर्नमेंट इसी से चलती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनको बोला जाता है कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये जो हैं, ये तीन जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल
पावर शेयरिंग। क्या बोला जाता है? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें इन तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है। आप किसी को भी ऊपर नहीं रख सकते, किसी को भी नीचे नहीं रख सकते। इन तीनों की अपनी अलग अलग पावर्स हैं और इसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम चलता है। अगर एक मिस्टेक करता है तो दूसरा उसको चेक करके उसको बैलेंस कर सकता है। अगर यहाँ से गलती होती है तो ये चेक कर सकता है। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। मतलब कोई ऊंचा और कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम लोग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं क्योंकि ये अलाउ करता है ऑर्गन्स को सेम लेवल है। मतलब तीनों के जो लेवल हैं, जो पावर्स हैं, तीनों के पास में वो सेम है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कि कोई एक बहुत बड़ा है एक छोटा है, ऐसा नहीं है। ये तीनों ऑर्गन्स के पास में इक्वल पावर्स हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये जो सेपरेशन है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है। मतलब पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं, सबके पास में लिमिट में पावर है, बराबर पावर है। ईच ऑर्गन चेक द अदर। और हर एक ऑर्गन जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को। तो इस तरीके से सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप जो पावर है उसमें बैलेंस बना रहता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट कोई रूल लेके आता है और जुडिशरी उसके ऊपर स्टे लगा देता है। तो इस तरीके से जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इनके पास इक्वल पावर्स हैं और ये लोग एक दूसरे के वर्क को चेक कर सकते हैं और उसमें बैलेंस बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया था और जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा था कि जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। कुछ होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और कुछ होते हैं टेम्परेरी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जिनको जो एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद वो पास होके जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। वो 60 साल के जब तक नहीं हो जाते या उनका जो टर्म है तब तक वो अपनी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ एग्जीक्यूटिव जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से ये चेक एंड बैलेंस चलता रहता है। तो पावर जो है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होती है। सेकेंड फॉर्म क्या है पावर शेयरिंग की? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। कि पावर को सरकार के विभिन्न स्तरों पे भी शेयर किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए गवर्नमेंट के लेवल क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सबसे सेंटर में आती, सबसे ऊपर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और देन आपका आता है लोकल गवर्नमेंट। फिर इसको क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। इसको आपने देखा होगा कि क्लास 6 एंड 7 में हम लोगों ने इस तरीके से स्टडी किया था। ये आपका बनाया जाता, ठीक है। ये सेंट्रल पावर, स्टेट पावर और देन आपका आ जाता है, ये आपका फिर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि पावर जो है वो सरकार के विभिन्न स्तरों पे भी डिवाइड होनी चाहिए। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एक सरकार होती है जो पूरे देश की है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अ गवर्नमेंट फॉर ऑल नेशन, एक देश के लिए जो पूरी एक गवर्नमेंट होती है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दूसरी होती है जो एक स्टेट के लिए होती है, वो होती है आपकी रीजनल लेवल पे, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा जहाँ पे आप अपने लोकल में, बिल्कुल लोकल में आपके जो कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें आपका ग्राम पंचायत है, अगर आप गाँव में हैं, अगर आप किसी कस्बे में रह रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था है। तो ये सब किस में आते हैं? गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल हैं। इसको क्या बोला जाता है? फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। और भारत में भी हम लोग इसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के रूप में रेफर करते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल और कॉल्ड डिफरेंट नेम। जो रीजनल और प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको पता है कि हमारे देश में इसे
स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट अलाउ इन ऑल कंट्री, ये हर देश में लागू नहीं होता, बट इंडिया में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत से ऐसे देश भी हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती है, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। बट इन दोज कंट्री लाइक अवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल। लेकिन जैसे कि जहाँ पे लेवल होते हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि हमारे देश में है, सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें क्लियरली ये लिखा होता है, देखिए आपका लिखा हुआ है क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उनकी पावर को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया जाता है। दैट इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम, जैसा कि आपने देखा उन्होंने बेल्जियम में किया, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार सुधार किया और उसमें अरेंजमेंट किए लोगों के लिए। तो जैसा कि बेल्जियम में किया गया, बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो सेपरेट हो गए, अलग चले गए। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जो जब हम गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट लेवल पे डिवाइड कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, तो आप लिख सकते हैं व्हेन पावर ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड into different levels of government, this division of power is known as federal division of power. So the same principle can be extended to the levels of government लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, लोअर से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक, अब यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें हायर से लेके लोअर लेवल तक जितने भी डिविजन्स हैं उन सबको शामिल किया जाता है। इस वजह से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। अब बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको दिया गया, हॉरिजेंटल अगर बोला जाता है तो पावर जब डिफरेंट ऑर्गन्स को दी गई है तो वहाँ पे कौन सा पावर डिवीज़न है, हॉरिजेंटल, मतलब सबको इक्वल पावर है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। लेकिन जब हम डिफरेंट लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। यहाँ पे क्या है, वर्टिकल। आपने देखा ये ऊपर है, ये इससे नीचे, फिर ये इससे नीचे, फिर ये इससे नीचे, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल पावर ऑफ डिवीज़न, वर्टिकल पावर ऑफ डिवीज़न, ठीक है। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। फिर जो थर्ड आता है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसके लिए आप याद कर लीजिए कि जब बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो लोगों की लैंग्वेजेस अलग अलग थी बेल्जियम में, जिस वजह से झगड़े हो रहे थे डच और फ्रेंच के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। मतलब क्या था कि फ्रेंच कम्युनिटी के लोग अपना लीडर चुनते थे और डच कम्युनिटी के लोग अपना लीडर चुनते थे, और इन कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास एजुकेशन, कल्चर और रिलीजियस जो मैटर्स थे उससे रिलेटेड पावर्स होती थी। तो पावर को इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है कि हम लोग उसे सोशल जो ग्रुप्स हैं उसमें डिवाइड कर दें। अगर इसके एग्जांपल में हम लोग इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में जो सोशल डिवीज़न किया गया है उसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब क्या होता है, इलेक्शन के समय में कुछ क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाता है एक स्पेशल सोशल ग्रुप के लिए, कभी एससीज के लिए, कभी एसटी के लिए, कभी फीमेल्स के लिए। आपने अक्सर इलेक्शन में सुना होगा कि नहीं, महिला सीट है, महिला सीट है मतलब कोई जो है मेल उसमें खड़ा नहीं हो सकता, मेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को पावर्स दी जाती हैं पार्लियामेंट के थ्रू, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वो सोशल ग्रुप जो थोड़े वीकर सेक्शन हैं, जिनको पहले उस फील्ड में मौका नहीं मिला, उसमें दिया जा सकता है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब जो पावर शेयरिंग है उसका जो अरेंजमेंट्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब पावर पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी दी जा सकती है, प्रेशर ग्रुप्स को भी दी जा सकती है, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेसी में नागरिकों के पास ये जरूर स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो विभिन्न पार्टियों में से किसी भी अपने एक पसंद के लीडर को चुन सकें। इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। और जो कंटेम्परेरी वर्ड है, कंटेम्परेरी जो डेमोक्रेसीज हैं, मतलब इस समय के जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं वहाँ पे इस तरीके का कंपटीशन डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में होता है। आपने देखा होगा इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, ये सब आपस में कंपटीशन करती हैं। जब आपने देखा होगा कि अगर अमेरिका में अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इलेक्शन हुए तो वहाँ पे दो पार्टियाँ आपस में कंपटीशन करती हैं। एक पार्टी अपने लीडर को वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा करती है, दूसरा खड़ा करती है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। तो सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये जो कंपटीशन है ये सुनिश्चित करता है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। लॉन्ग रन में जो पावर है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज में भी बट जानी चाहिए। दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम अलायंस टू कंसेप्ट इलेक्शन। कभी कभी क्या होता है ये पावर शेयरिंग जो पार्टीज के बीच में होती है ये डायरेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट कब होती है? जब आपस में अलायंसेज हो जाते हैं, गठबंधन हो जाता है, दो पार्टियां आपस में मिल जाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे भी कंट्री में 2019 में ऐसा हुआ कि बीजेपी एक तरफ और बाकी अदर कंट्रीज़ ने मिलकर एक अलायंस बनाया था जिसमें कांग्रेस, सपा, ये सब पार्टियों ने मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ा और एक तरफ सिर्फ बीजेपी थी, ठीक है। तो इस तरीके का जो इलेक्शन होता है उसमें आप डायरेक्ट पावर शेयरिंग को देख सकते हैं। मतलब सारी पार्टियों ने आपस में पावर को शेयर करने के बारे में डिसीजन लिया और एक अलायंस बना लिया, अपना गुट बना लिया। तो दे फॉर्म अ कोलिएशन गवर्नमेंट। ये लोग किस तरीके की गवर्नमेंट बनाते हैं? कोलिएशन गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं मिलीजुली सरकार, जिसमें एक पार्टी की सरकार नहीं होती, कई पार्टियां मिलकर सरकारें बनाती हैं। एंड दस शेयर पावर, और आपस में पावर को शेयर कर लेती हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं। इंटरेस्ट ग्रुप मतलब जो लोग अपने हितों के बारे में, मतलब उनके इंटरेस्ट एक जैसे हो। जैसे आपने देखा एक व्यापारी है तो वो दूसरे व्यापारी की तरह ही है, उसका भी वही इंटरेस्ट है। एक बिजनेसमैन वो अपने बिजनेसमैन की ग्रुप से जुड़ा होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप से जुड़ा होगा, एक फार्मर जो है वो फार्मर्स से अटैच होता है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं? दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। इन लोगों के पास भी गवर्नमेंट में पावर होनी चाहिए, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन, या तो फिर इन्हें सरकार में पार्टिसिपेशन का मौका मिले कमिटीज़ के थ्रू, ठीक है, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनका योगदान रहे। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क करती हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। तो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज आउट किया गया, इन माई स्कूल द क्लास मॉनिटर चेंज एवरी मंथ। कि मेरे स्कूल में क्या है, क्लास का मॉनिटर हर मंथ चेंज हो जाता है। इज दैट व्हाट डू यू कॉल अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? क्या ये वही है जिसको आप पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कहते हैं? मतलब पावर शेयरिंग क्या यही है कि हर मंथ पे हमारा मॉनिटर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पावर शेयरिंग कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चे को हम बनाए रखेंगे तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, पावर उसके पास में रहेगी। अब आपने देखा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 4 हैं, एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, एक हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर। ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो फर्स्ट है वो है कि पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखिए कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये कैसा है? हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था तीनों लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के पास इक्वल पावर्स हैं। तीनों ही एक दूसरे को जज कर सकते हैं और चेक करके बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस किया पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए, जैसे कि यूनियन, स्टेट, फिर
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, इसमें पावर बटी होनी चाहिए। फिर आ गया है कि थर्ड हमारा पॉइंट क्या कह रहा था कि पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पास भी पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 4 जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पावर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी होनी चाहिए। इसका जो डायरेक्ट पावर शेयरिंग है वो हम लोग अलायंस गवर्नमेंट के थ्रू, कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू देखते हैं। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी 2 एग्जाम्पल्स, 2 स्टोरीज के साथ में, बेल्जियम और श्रीलंका। उसमें आपको बताया गया कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग करनी पड़ती है। फिर हम लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग का क्या अरेंजमेंट निकाला गया, बेल्जियम के द्वारा, क्या श्रीलंका के द्वारा। तो बेल्जियम मॉडल वाज द बेस्ट मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। और उसके बाद हम लोगों ने देखा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी पावर शेयरिंग इसलिए है क्योंकि अगर पावर किसी एक व्यक्ति के पास रहती है तो वो डेमोक्रेटिक फिर गवर्नमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि लोगों का शासन, डेमोक्रेसी किसका, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। तो दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग इज मस्ट इन डेमोक्रेसी। फिर आता है कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे किसी भी डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जा सकता है। तो उसके 4 फॉर्म्स हैं जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।